बायो फर्टिलाइजर से पहले अपने डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल का। वैसे नाइट्रोजन साइकिल है आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करवा दिया था, बता दिया था, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्रीकल्चर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह से मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे अपने, लेकिन बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, वो भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। देखिए, जो नाइट्रोजन साइकिल होते हैं उसमें 4 मेन स्टेप होते हैं। एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बता देता हूं सिंपल वर्ड में। इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है खूब है, और यह भी ग्रेट आयरनीज है। 78.08% इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन के लिए आप पढ़ते हैं हमेशा ये नॉन रिएक्टिव गैस है, यानी रिएक्शन नहीं करती है। इसलिए जब हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, जैसे चिप्स है या कुरकुरे वगैरह है, उसकी जो पैकिंग होती है वो फुली हुई होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस है। लेकिन उसके पीछे भरने के पीछे कई कारण है, वो तो हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। बट देखिए, इन्वायरमेंट में 78.08% नाइट्रोजन है। इसके बाद भी हमें सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चना पड़ता है वो हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पे। इन्वायरमेंट में इतना है फिर भी हमें इतना पैसा खर्चना पड़ता है नाइट्रोजन के लिए। कारण? क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल न होने के पीछे कारण क्या है? गैसेज फॉर्म में, यानी गैस की अवस्था में है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। प्लांट इसको ले नहीं सकते, और आपको ही पता है प्लांट सिर्फ गैसेज फॉर्म में सिर्फ कार्बन को ले सकते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, और ऑक्सीजन को ले सकते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंपाउंड फॉर्म में लेते हैं या आयनिक फॉर्म में, बट सॉलिड फॉर्म में लेते हैं हमेशा, गैसेज फॉर्म में नहीं ले सकते। तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आप इनको फ्री नाइट्रोजन बोल दीजिए, या गैसीय नाइट्रोजन बोल दीजिए, या फिर ये बोल दीजिए कि प्लांट्स को अवेलेबल होती ही नहीं है। अगर इस नाइट्रोजन को, ये जो फ्री नाइट्रोजन है, अगर इसको अमोनिकल फॉर्म में या फिर नाइट्रेट फॉर्म में, यानी ये कंपाउंड फॉर्म हो गई, यौगिक फॉर्म हो गई, जो एक सॉलिड है, गैस है, वो कहां पे फिक्स है, इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। हमने इसको सॉलिड में चेंज कर दिया तो ये फिक्स हो गई, अब इधर उधर नहीं दौड़ेगी। और ये वो फॉर्म्स है जिनको प्लांट ले सकता है। पीछे आप डिस्कस कर चुके हो कि पूरी दुनिया के प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, लेकिन धान और जूट है, पेडी और जूट है, वो नाइट्रेट के अलावा अमोनिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर इस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये आपने पढ़ लिया होगा, सिंपल है। जो स्थिर नहीं था, इधर उधर भाग दौड़ रहा था, उसको हमने ठोस में यानी स्थिर कर दिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कई कारणों से होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। जैसे आप पढ़ते हैं राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजिसोपाइरिलम है, एजोला है, या उसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे बिजरंकिया है, कोलेस्ट्रिडियम है। तो ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो इस अनअवेलेबल नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हुआ? ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जिस समय बारिश होती है, बिजली कड़कती है, नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और नाइट्रेट फॉर्म में जमीन पे आ जाता है। उसको हम फिजियोकेमिकल फिक्सेशन बोल देते हैं, यानी भौतिक रासायनिक स्थिरीकरण भी बोल देते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर आपने सुना होगा कि जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है, और अमोनिकल फॉर्म में चेंज करता है वो एक हार्बर बॉस्क मेथड होता है, उसके द्वारा, यानी इंडस्ट्रियल तरीके से हम उसको सॉलिड या कंपाउंड फॉर्म में लेके आते हैं या उसको फिक्स करते हैं। तो वो क्या हो गया? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, यानी औद्योगिक स्थिरीकरण। कई तरह का स्थिरीकरण होता है, मोटा मोटा अपने उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीजीए भी है, एलगी भी है, ठीक है सब। अब ये जो नाइट्रोजन है इसका प्लांट यूज करते हैं, चाहे वो अमोनिकल फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो नाइट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं, उसको प्लांट यूज करता है, प्लांट उसको अपटेक करता है, और प्लांट अपने एसिमिलेशन में काम में ले लेता है, स्वांगीकरण में। यानी नाइट्रोजन लिया, उसे क्लोरोफिल बना लेगा, एमिनो एसिड बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा, और भी बहुत सारे कंपाउंड है उनको बना लेगा। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोले तो स्वांगीकरण हिंदी में। इस प्लांट को प्लांट यूज कर रहा है, इस प्लांट के पार्ट्स को एनिमल, पशु है, वो खा रहे हैं, तो उनमें नाइट्रोजन जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रही है।
किसी न किसी दूसरे कंपाउंड बनने में जा रही है। जैसे क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम सब है, तो उस फॉर्म में जा रही है, तो उसको हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं। वो पौधों में जा रही है, पौधों से जंतुओं में जा रही है ना, प्लांट टू एनिमल में जा रही है। अब इस प्लांट के रेजिड्यूज जमीन पे गिरते हैं, जो पशु खाते हैं उनके जो एक्सक्रीट है वो जमीन पे गिरते हैं। पशु भी मरमरा के जमीन में, कोई भी है इस दुनिया का जीव है, हम भी एक दिन मिट्टी हो जाने हैं, तो ये सब मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाना है। लेकिन अब मिट्टी में नाइट्रोजन क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, किसी संयुक्त अवस्था में है, किसी और पदार्थ के रूप में है, बट उस पदार्थ में नाइट्रोजन तो है लेकिन प्योर नाइट्रोजन नहीं है, वहां से सीधा प्लांट नाइट्रोजन फिर नहीं ले सकता है। तो वो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा, सड़े गलेगा। जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो सड़े गलेगा। सड़े गलेगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, अमोनियम में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, सड़ गलकर अमोनियम के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर अमोनिया में चेंज हो जाता है, जिसको अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन बोल देते हैं। समझ में आया यहां तक। अब ये अमोनिया सारे प्लांट तो ले नहीं सकते हैं, यहां भी अगर यौगिक के रूप में आई है तो इस अमोनिया को भी सारे प्लांट तो ले नहीं सकते हैं। प्लांट तो किस अवस्था में लेते हैं, नाइट्रेट। अब ये अमोनिया है वो नाइट्रेट में चेंज हो जाएगी। नाइट्रेट में चेंज होगी तो बीच में ये पहले नाइट्राइट बनेगी, फिर नाइट्रेट में चेंज होगी। यहां भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया काम करेंगे, उसका नाम आप अच्छी तरह जानते होंगे, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर इसको नाइट्राइट में बदल देंगे और नाइट्राइट को जो नाइट्रोसोमोनास, अमोनिकल फॉर्म को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बदलेंगे। और अब ये जो नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदल देते हैं। अब ये नाइट्रेट में बदल गई, पौधे इसको आराम से ले सकते हैं। पौधे अब इसको आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रोसोमोनास काम करेगा, नाइट्रोबैक्टर काम करेगा और नाइट्रेट में बदल देंगे और नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट ले सकते हैं। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन है यानी नाइट्रीकरण। ये नाइट्रिफिकेशन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, डिफरेंस है, ध्यान रखना। वो नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रक्रिया है और ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया, इसको नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। यहां तक बात सामने आ गई होगी आपकी। अब क्या है, ये प्लांट ने वापस यूज कर लिया, फिर वही प्लांट के रेजिड्यूस जमीन में गिरेंगे, उसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर वापस किस में बदल जाएगी, अमोनियम में बदल जाएगी। अमोनियम फिर नाइट्रेट में बदल जाएगा। ये इस तरह से यहां भी साइकिल चलता रहेगा। कुछ यहां की जो नाइट्रोजन है, जमीन की जो नाइट्रोजन है, पौधों के लिए जो अवेलेबल फॉर्म थी अमोनिकल या नाइट्रेट, वो वापस क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री नाइट्रोजन के अंदर, या मैं बोलूं कि जो N2 है उसके अंदर चेंज हो जाती है, यानी ये नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, यानी फिक्सेशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाती है। तो हम इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण बोल देते हैं। मुझे उम्मीद है इतना तो आपको पहले से आ रहा था, इतना तो आपको पहले से आ रहा था। हम अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ये इस पूरे एटमॉस्फेयर और जो जियोग्राफी है यानी जो धरती है उसके बीच में जो नाइट्रोजन घूमता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है। नाइट्रोजन के फॉर्म की बात करें, जो फ्री नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक है और जो जीवों के बीच में होकर गुजरती है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। अब जीवों के बीच में होके अमोनियम गुजरता है, नाइट्रेट गुजरता है, नाइट्राइट गुजरता है, नाइट्रस ऑक्साइड गुजरता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गुजरता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तब अमोनियम बनता है, नाइट्रिफिकेशन होता है तब नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं, और नाइट्रेट से जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे भी आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। जो जीवों के बीच में से होकर गुजरती है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है, और जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है। ये आपको याद रखना है, बड़ा सिंपल सा बता दिया है मैंने, इससे और ज्यादा क्या सिंपल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें नाइट्रोजन साइकिल के मेन तो 4 स्टेप होते हैं, लेकिन यहां पे हम 6 की बात कर सकते हैं, 7 की भी बात कर सकते हैं और 8 की भी बात कर सकते हैं। करेंगे सब की, कोई आपका क्वेश्चन गलत होगा नहीं। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, फिर अमोनिफिकेशन अमोनीकरण, फिर नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण, और सेडिमेंशन यानी जमाव का होना, अवसादीकरण जिसको बोल देते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल में आपको प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। अब एक एक को देखें अपने। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन को सिंपल समझिए क्या होता है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है ये इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन, ये या तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगी या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। हाइड्रोजन के साथ की तो अमोनिकल फॉर्म होगी और ऑक्सीजन के साथ करेगी तो नाइट्रेट होगी। ये दोनों फिक्स फॉर्म है, इसी को आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप आसान भाषा में, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, अपने मेन 4 स्टेप है, बाकी सब है वो छोटे स्टेप है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में बात करें तो मैंने बताया 3 तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजियोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए सबसे पहले अपने बात करें कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या है। सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो भी इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको अमोनिकल फॉर्म में बदलते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जो आज हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर के रूप में। अभी सिर्फ एग्जाम्पल मात्र इनका डिस्कस नहीं करेंगे, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजिसोपाइरिलम, बीजीए, एजोला, है ना, बिजरंकिया, कोलेस्ट्रेडियम और भी बहुत सारे हैं। तो अगर ये नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में बदलते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। समतंत्र को इन्होंने अवेलेबल फॉर्म में बदल दिया है, बहुत शानदार काम कर दिया है, ठीक है। अब ये मोटे मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक तो सिम्बायोटिक होते हैं, यानी जो सहजीवन करते हैं। सहजीवन का मतलब जब 2 जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर है और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसको हम सिम्बायोसिस या सहजीवन कहते हैं। आप इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ते हो, राइजोबियम। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट से कोई मतलब नहीं है, सॉइल में फ्री रहते हैं, उनको फ्री लिविंग बोल देते हैं या फिर नॉन सिम्बायोटिक बोल देते हैं, ऐसा है जीवन करने वाले। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आपका एजेक्टोबैक्टर है, और भी एग्जाम्पल है लेकिन सबसे बढ़िया एजेक्टोबैक्टर बता दिया मैंने आपको। एक ऐसे होते हैं मौका मिल जाता है तो फिक्सेशन कर लेते हैं, नहीं मिलते हैं तो समतंत्र रह लेते हैं, है ना। मौका मिल जाए तो मौका मिल जाएगा तो क्या होगा, सहजीवन कर लेंगे, सिम्बायोसिस कर लेंगे, नहीं है तो अकेले ही रह जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें पौधों की। इस तरह के व्यवहार के होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्लिगेटिव सिम्बायोटिक का बैक्टीरिया बोल देते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एजिसोपाइरिलम है। बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है इसका, एजिसोपाइर, यानी विकल्पी सहजीवी। मौका मिलेगा तो सहजीवन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्लिगेटिव सिम्बायोटिक का बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल्स है, ये आज हम बायो फर्टिलाइजर के अंदर पढ़ेंगे, अभी इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो जितना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जितना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका 30% जो होता है वो फ्री लिविंग से होता है, सिर्फ 30%। 70% होता है वो सिम्बायोटिक से होता है, सहजीवी से होता है। यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग और सहजीवी की बात करें, सिम्बायोटिक की बात करें तो ज्यादा कौन करते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं। जो सिम्बायोटिक होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखते हैं। फ्री लिविंग है, टोटल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का 30% करते हैं, और सिम्बायोटिक जो है वो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, बायोलॉजिकल फिक्सेशन का केवल, है ना, 70% करते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एक तो जर्मन वैज्ञानिक थे, है ना। जो जर्मन वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्मन हेलरीजेल। एक तो क्या नाम था, हर्मन हेलरीजेल था, और दूसरे उनके साथ, हर्मन हेलरीजेल है ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उनके साथ एक डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है मार्टिनस बिजरंकी। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा। देखो 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे, एक तो जर्मन के एग्रोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है हर्मन हेलरीजेल, और दूसरे डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है मार्टिनस बिजरंक जिनको अपने बोलते हैं। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन खोजा था। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसने दिया, जर्मन एग्रोनॉमिस्ट हर्मन हेलरीजेल और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बिजरंक, इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया था। अच्छे से याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि जो लेग्यूम क्रॉप होती है
जनरली क्या है, जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है उसमें जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं। उन जड़ों के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, यानी अमोनियम अवस्था में बदल देते हैं, जो पौधों को आसानी से मिल जाती है। जब अमोनियम अवस्था आ जाएगी तब उसको नाइट्रेट में बदलना आसान है, क्योंकि मिट्टी में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, वो उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं ना। आगे की प्रोसेस फिर अपने आप हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको आपको किसमें चेंज करना था, अवेलेबल नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में। वो किसने काम कर दिया, चाहे सिम्बायोटिक है चाहे नॉन सिम्बायोटिक है, उन्होंने काम कर दिया था। सिम्बायोटिक आप लेग्यूम में देखने को मिलते हैं। जो राइजोबियम है वो लेग्यूम के साथ क्या करता है, सिम्बायोसिस करता है। और जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड या नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं 32 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे होते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिव होते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस पर इनका अगर आप देखेंगे एक्टिविटीज, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ध्यान रखिएगा। लेग्यूम जो क्रॉप होती है उनके रूट के अंदर जो नोड्यूल्स बनते हैं, इसमें कोबाल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, वो मैंने आपको पहले बताया था। कोबाल्ट विटामिन B12 बनाता है, याद होगा आपको बताया था। और विटामिन B12 का नाम मैंने बताया था साइनोकोबालामिन या साइनोकोबालेडियम होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोई मेटल होता है विटामिन B12 में। कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। ये लेग हेमोग्लोबिन बनाते हैं, ये लेग हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और लेग हीमोग्लोबिन के कारण जो नोड्यूल्स होते हैं इनका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। ठीक है, ज्यादा नोड्यूल्स बनेंगे, जितना कोबाल्ट ज्यादा होगा उतना विटामिन B12 ज्यादा होगा, विटामिन B12 ज्यादा होगा उतना ही लेग हीमोग्लोबिन, उतने ही नोड्यूल्स ज्यादा होंगे, और नोड्यूल्स ज्यादा होंगे उतना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा। और इन नोड्यूल्स का जो पिंक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक ऐसी कमर्शियल लेग्यूम, एक ऐसा व्यावसायिक लेग्यूम जिसके अंदर रूट के अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं देखने को मिलते हैं, वो किडनी बीन यानी राजमा है। राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, इस वजह से प्रति हेक्टर आपको 120 किलो नाइट्रोजन देना पड़ता है। अदरवाइज आपको लेग्यूम क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन 20-30 किलो पर हेक्टर ही देना पड़ता है, और वो भी आपको 4 सप्ताह से पहले देने की जरूरत है, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 सप्ताह से लेकर 7वें सप्ताह तक, 4th वीक से लेकर 7th वीक तक जितने भी लेग्यूम है उनमें सबसे ज्यादा रूट नोड्यूल्स बनते हैं, यानी पीक होता है ना, पीक होता है ना। मतलब सबसे ज्यादा रूट नोड्यूल्स बनेंगे तो राइजोबियम ज्यादा आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत होता है। जो भी आपको नाइट्रोजन देना है वो 4 सप्ताह से आपको पहले देना होता है। बाकी लेग्यूम होते हैं वो लो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपना न्यूट्रिएंट्स तैयार कर रहे हैं नाइट्रोजन, बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी इनको कम नीड होती है। लेकिन याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो नोड्यूल्स बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो 4 to 7 वीक में ही होता है। कब होता है, 4 to 7 वीक्स के अंदर ही देखने को मिलता है, 4th से 7वें सप्ताह तक। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो साइकिल है उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबसे ज्यादा एक्टिव कितने डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये कुछ बातें थी आपको एक्स्ट्रा बताने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल रिपीट किया है। नेक्स्ट है फिजियोकेमिकल एंड, जिसको हम नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। होता क्या है, जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है, नाइट्रस पेंटा ऑक्साइड बना देता है, और उसके बाद नाइट्रेट बन जाता है। और जो नाइट्रेट होता है वो बारिश के पानी के साथ जमीन पर आ जाता है। डायग्राम से हम बेहतरीन समझेंगे। ये देखिए, जनरली जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, फिर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है, और उसके बाद वो पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट बना लेता है, और नाइट्रेट पानी के साथ घुलकर जमीन में आ जाता है। बारिश के दौरान हमें कुछ गिफ्ट के रूप में क्या है, नाइट्रेट मिल जाता है, जो इस अर्थ पे कुल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका 5 से 8% होता है। अर्थ पे जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका कितना होता है, 5 से 8%। और बारिश के दौरान बिजली कड़कने के बाद ये जो नाइट्रेट बनता है इसको हम फिजियो
केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल देते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट अपने आगे चले, ये पूरे का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है किस तरह से, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मेथड डेवलप किया था वो जर्मन साइंटिस्ट हार्बर और बॉस्क ने किया था, इसलिए अपने इसको हार्बर बॉस्क मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक अपने आयरन, कास्ट आयरन का मजबूत चैम्बर लेते हैं जिसके अंदर अपने जो भी इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होती है यानी गैस होती है उसको रखते हैं 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर, और आयरन उसमें कैटालिस्ट का काम करता है। आयरन है वो कैटालिस्ट का काम करेगा, टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस होगा और हाई प्रेशर होगा। इसमें जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में बदल जाता है, NH3 में बदल जाता है, जिसको आगे हम अमोनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी फर्टिलाइजर अपने तैयार होते हैं वो इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से तैयार होते हैं। ये हो गया अपना इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले हमने बात की इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ज्यादातर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अमोनियम बनता है, ठीक है। और जो फिजियोकेमिकल या नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें नाइट्रेट बनता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो क्या बताया था मैंने, अमोनिकल फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बनती है, अमोनिकल, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें भी अमोनिकल फॉर्म, और जो फिजियोकेमिकल है यानी नॉन बायोलॉजिकल है, बारिश के दौरान, बिजली कड़कने के दौरान वो नाइट्रेट बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अमोनियम और नाइट्रेट दोनों बनती है, बट जब आप बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो अमोनिकल फॉर्म बनती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो अमोनिकल फॉर्म बनती है। ये यहां पे हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। समझ में आया या नहीं आया भाई, बताओ फटाफट। आप डिले बहुत रहते हैं, आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन का मतलब क्या है, पौधे जब नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, पौधे जब नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उसका यूज करते हैं वो नहीं, देखो पौधे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन की अवस्था में थोड़ी रखने वाले हैं, बहुत सारे काम में वो लेंगे। क्या क्या काम में लेंगे, जैसे प्रोटीन बनाएंगे, एमिनो अम्ल बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, क्लोरोफिल बनाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल बनाएंगे, और भी कंपाउंड है वो भी बना लेंगे ये। तो वो असिमिलेशन है, स्वांगीकरण। आप भोजन करते हो, उस भोजन में जो भी पोषक तत्व उनको उसी अवस्था में थोड़ी रखते हो। किसी को स्किन बनाने में, किसी को हड्डियां बनाने में, किसी को ब्लड बनाने में, किसी को मसल्स बनाने में, किसी के आंख की रोशनी के लिए, किसी को बाल काले करने के लिए, किसी को बाल बढ़ाने में, सब मतलब अपनी अपनी जगह उसको क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो वो स्वांगीकरण है। वैसे ही पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण करते हैं। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन। क्या है, देखो पौधों के जो अवशेष है, रेजिड्यूस है, पौधों को जंतु खा लेंगे, उनके अपशिष्ट है, एक्सक्रीट है, या वो खुद ही मर जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो जटिल अवस्था में है। पत्ती टूटी तो क्लोरोफिल अवस्था में गिरा ना, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन क्लोरोफिल अवस्था में, उसमें और कुछ भी है, और कुछ भी है। अब मिट्टी में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी एक जटिल अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, जटिल अवस्था में, याद रखना है ना, जटिल अवस्था में होता है। उसको सरल में बदलेंगे तो कार्बनिक पदार्थ को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ाए गलाएंगे तो उसमें सारे पोषक तत्व अलग अलग हो जाएंगे। कार्बन अलग है जी, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, फास्फोरस अलग है, वो सबको अलग अलग कर देंगे, यानी सिंपल अवस्था में चेंज करते जाएंगे। तो उसमें से क्या है, नाइट्रोजन है वो कैसे अलग होगा, नाइट्रोजन एक अमोनिकल फॉर्म में अलग होगा। नाइट्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अमोनिकल। कार्बनिक पदार्थ के सड़ने गलने से जो बनती है अमोनिया, उसी को अमोनीकरण कहते हैं, उसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर में जटिल अवस्था में नाइट्रोजन था, उसको अमोनिकल फॉर्म में बदल दिया। किसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से थे जी, एक्टिनोमाइस्टीज थे, बेसिलस थे। बेसिलस में बेसिलस रेमोसस था, बेसिलस वल्गेरिस था, बेसिलस मिस्टेंडेरेलियस था, और भी बेसिलस थे, उनके भाई बंधु थे जिन्होंने उसको सरल यानी अमोनिकल फॉर्म में बदल दिया।
कार्बनिक पदार्थ का सड़ गल कर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होकर अमोनिया में चेंज होना अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण हो गया। सिंपल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस हो गई। अब अपने बात करें, जाहिर सी बात है कि जो अमोनियम अवस्था है, अमोनिया है, वो पौधे ले नहीं पाएंगे, और वो पौधे ले नहीं पाएंगे तो उसको हमें आगे किसमें कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। अमोनिया को अगर हम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रीकरण है। बहुत सिंपल है, ये आप पहले से ही जानते हैं। नाइट्रिफिकेशन बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, अमोनिया जो है उसका नाइट्रेट NO2 में बदलना। किसमें, NO2 में। कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास बदलता है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से पहले से जानते हैं। और नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में बदले। नाइट्रेट में कैसे बदलेगा भी, जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कैसे बदला, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की वजह से बदला। और नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कैसे बदलेगा, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु से। किससे, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु से। अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण कहलाता है। और नाइट्रेट को पौधे आराम से ग्रहण करते हैं। फिर ये पौधों के अवशेष फिर गिरेंगे, फिर वो ही ये सड़े गलेंगे, फिर वो ही अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रीकरण। ये गोल गोल अपना चक्कर घूमता रहेगा, अपना गोल गोल चक्कर है वो घूमता रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रिफिकेशन, तो हमारा नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा कि मिट्टी के अंदर जो अवेलेबल नाइट्रोजन है किस अवस्था में, नाइट्रेट अवस्था में। सूक्ष्म जीव इसको देखो, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद नाइट्रेट में बदल देते हैं। कुल मिला के जो अवेलेबल नाइट्रोजन नाइट्रेट अवस्था में थी उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रेट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदल देते हैं, वापस स्वतंत्र अवस्था में पहुंचा देते हैं, वापस स्वतंत्र अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो ये है डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण। कौन करते हैं, थायोबैसिलस करते हैं, माइक्रोकोकस करते हैं, और सूडोमोनास करते हैं। थायोबैसिलस करते हैं, माइक्रोकोकस करते हैं, और सूडोमोनास करते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन स्वतंत्र नाइट्रोजन उपलब्ध नाइट्रोजन है उसको स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तुम्हें नाम याद करना है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। अब मैं आपको इसको और भी ज्यादा आसान तरीके से बता दूं। वैसे आसान ही बताया है, लेकिन फिर भी अपने और थोड़ा सा बुद्धि का यूज कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादातर तो अमोनिकल अवस्था में ही चेंज होती है, लेकिन मैंने बताया था कि जो फिजियोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिजियोकेमिकल यानी नॉन बायोलॉजिकल जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये नाइट्रेट में भी चेंज हो जाता है। तो ये जो था, ये कौन सी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये कौन सी है, अभी बताया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ये आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। कौन सी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, समझ गए। इसमें जैविक स्थिरीकरण हो सकता है, औद्योगिक हो सकता है, अंग्रेजी में वहां लिखा हुआ था, अब मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाले भी नाराज नहीं होंगे कोई। औद्योगिक है, और उसके अलावा कौन सा था, फिजियोकेमिकल, भौतिक रासायनिक, जिसको हम अजैविक स्थिरीकरण भी बोलते हैं। इससे क्या हुआ, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन था वो उपलब्ध नाइट्रोजन में बदल गया, या तो अमोनिकल फॉर्म में या नाइट्रेट फॉर्म में। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाया। आपका क्या कहलाया है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाया है। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बात समझ में आ गई। अब देखो, इसको तो पौधे यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। पौधे इसको यूज करेंगे और पौधों के बाद इसको कौन खा लेगा, जंतु खा लेंगे, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। तो इंसान भी जानवर ये खा लेंगे। इनका जो अवशेष है, अपशिष्ट है, अवशेष है यानी रेजिड्यूस है या अपशिष्ट है, उसके अंदर नाइट्रोजन जो होगा वो जटिल अवस्था में, क्योंकि इन्होंने नाइट्रोजन लेके इसका असिमिलेशन, स्वांगीकरण किया है, जंतुओं ने भी स्वांगीकरण किया है, और इनके अवशेष अपशिष्ट है, उनके अंदर नाइट्रोजन है लेकिन वो जटिल अवस्था में है। यहां पे कुछ सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इसको अमोनिया में यानी सड़ा गला के अमोनियम अवस्था में बदल देंगे,
जैसे आपने पीछे बात की कि कौन कौन से होते हैं, बेसिलस होता है और बेसिलस के अलावा एक्टिनोमाइस्टीज होता है। एक्टिनोमाइस्टीज होता है जो क्या करता है, इसको अमोनिया में बदल देता है और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं अमोनीकरण। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को अपने, अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन बोलेंगे। ये जो प्रोसेस हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनीकरण बोलेंगे। आगे कहानी समझ में। अब ये अमोनिया में बदल दिया, लेकिन अमोनिया में पौधे लेते कहां हैं भाइयों, ले ही नहीं सकते हैं, धान जूट है वही ले सकते हैं। इसलिए इस अमोनिया को कुछ सूक्ष्म जीवों ने क्या किया, किसमें बदला, नाइट्राइट में बदला। किसने बदला, नाइट्रोसोमोनास ने, नाइट्रोसोमोनास ने बदला। ठीक है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला नाइट्रोबैक्टर ने। किसने बदला, नाइट्रोबैक्टर ने बदला। किसने बदला, नाइट्रोबैक्टर ने बदला। ये अमोनियम वापस नाइट्रेट में बदल गई और ये पौधे ले रहे हैं, फिर वापस स्वांगीकरण, फिर वापस अमोनियम में। ये इस तरह से गोल 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 अपना एक सर्किल अंदर ही घूमता रहता है। आगे बात समझ में। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रीकरण। क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण बोलेंगे। ध्यान देना पूरा, फिर बना लेना, चाहे फोटो ले लेना एक बार। इसको हम बोलेंगे नाइट्रीकरण। यहां तक की जो बात हुई है वो क्या है, नाइट्रीकरण हुई है। ठीक है, ये नाइट्रीकरण हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान कर देते हैं। कैसे, जो अवेलेबल नाइट्रोजन है उसको समतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इस प्रोसेस को हम विनाइट्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विनाइट्रीकरण। क्या बोलेंगे इसको, विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। यहां पे कौन कौन से सूक्ष्म जीव काम कर रहे हैं जी, यहां पे कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था, एक तो सूडोमोनास है, सूडोमोनास पढ़ा। दूसरा हमने नाइट्रोकोकस पढ़ा। ठीक है, और उसके अलावा हमने और कौन सा पढ़ा था, अभी 3 पढ़े थे। एक तो सूडोमोनास पढ़ा, एक अपने नाइट्रोकोकस पढ़ा, एक हमने कौन सा पढ़ा था, बेसिलस भी पढ़ा था। अब देखो इसके एग्जाम्पल फिर से आप देख लो, अगर भूल गए हैं तो, थायोबेसिलस, माइक्रोकोकस और सूडोमोनास, है ना। थायोबेसिलस, सूडोमोनास, बेसिलस की बजाय हम क्या लिख देते हैं, थायोबेसिलस ही लिख देते हैं। थायोबेसिलस लिख देते हैं। ये इसको वापस समतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो ये चक्कर चल रहा है, लेकिन और भी चलता है। कैसे चलता है, हाँ माइक्रोकोकस लिख सकते हो आप, नाइट्रोकोकस की जगह माइक्रोकोकस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये जो नाइट्रेट अवस्था होती है ये पानी में बहुत घुलनशील होती है, पानी के साथ बहकर चली जाती है। इसको हम बोल देते हैं कि ये रन ऑफ हो गई या वॉश आउट हो गई है। ये जलाशयों में चली जाती है और जलाशयों में पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं, पौधे उपयोग, फिर पौधे गिर जाते हैं। यहां भी ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। कुछ जो नाइट्रेट है वो क्या होता है, पानी के साथ घुलकर नीचे चली जाती है, जिसको हम निक्षालन बोल देते हैं। निक्षालन से जो नीचे गई वो चट्टानों के साथ जमती जाती है और ये चट्टानें फिर से मृदा बन जाती है। ये इधर भी चक्कर चलता रहता है। ये नाइट्रोजन जो है पानी के साथ घुलकर नीचे चलेगी, निक्षालन से वो चट्टानों पे जम जाएगी और वही चट्टानें कल को मृदा बन जाएगी। सॉइल में हमने अच्छे से पढ़ा ही था, ऐसा भी हो जाता है। तो निक्षालन से भी नुकसान हो जाता है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसका लॉस जो होता है वोलेटिलाइजेशन से भी हो जाता है। वोलेटिलाइजेशन से भी नुकसान हो जाता है। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, देखिए जहां पर बेसिक कंडीशन होती है, विशेष करके एल्केलाइन कंडीशन होती है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। उस कंडीशन में अगर आप यूरिया देते हैं तो यूरिया अमोनिया गैस में बदल जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में फिर वापस जमीन पे लौट आएगी और ये इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो नाइट्रोजन का नुकसान किससे हुआ, निक्षालन से, वोलेटिलाइजेशन से, वॉश आउट, रन ऑफ से और विनाइट्रीकरण से नुकसान होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रोजन है उसका लॉस किस तरह से होता है, तो आप बोल सकते हो कि निक्षालन से होता है, वोलेटिलाइजेशन से, निक्षालन बोले तो लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन से होता है, रन ऑफ से होता है, डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण से होता है।
ये पूरे का पूरा मैंने आपको नाइट्रोजन चक्कर बता दिया है। ये पूरे का पूरा नाइट्रोजन चक्कर बता दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैंने जो पीछे पढ़ाया था वो सारा यहां शॉर्ट में करवा दिया है। एग्रीकल्चर में क्वेश्चन यहीं से आता है ज्यादातर। कमर संग्राम बताएंगे। अभी हम बायो फर्टिलाइजर की बात करेंगे, वहां पे बात करेंगे। कोलेस्ट्रिडियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिड्यूस जोन में अनॉक्सीकृत क्षेत्र में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या भी ये नाइट्रोजन चक्कर, नाइट्रोजन साइकिल? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैंने तो कोशिश की पूरी समझाने की। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब बायो फर्टिलाइजर की। बिल्कुल पैडी में भी करता होगा, नहीं करता ही है। चलें नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब बायो फर्टिलाइजर की। किसकी बात करें? अपने बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर मैंने बताए थे कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, डेफिनेशन अपने बता ही चुके थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं या न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ऐसे न्यूट्रेंट जो न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं या न्यूट्रेंट प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव, उन्हें आप क्या बोलेंगे? बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। ठीक है, जैव उर्वरक और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं बात बोलूं कि केमिकल को रिड्यूस करने में भी इनका, यानी रसायनों का उपयोग करने में भी इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे आप बीएससी के स्टूडेंट है, इतना जानते होंगे, लेकिन जब इतना प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया तो इसको क्यों छोड़ें। रिन्यूएबल सोर्स है, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हमेशा चलते रहने हैं। सस्टेन सॉइल हेल्थ, मिट्टी की हेल्थ को बढ़िया बनाए रखेंगे। जब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे तो केमिकल कम डालना पड़ेगा और हमारी जो सॉइल है वो सस्टेन रहने वाली है। सप्लीमेंट केमिकल फर्टिलाइजर के सप्लीमेंट या अल्टरनेट है। 25 से 30% है वो केमिकल को रिड्यूस कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है। जो ग्रेन यील्ड है, दाने की उपज है, वो 10 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये डीकंपोजिशन का भी काम करते हैं। उसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है उसको स्टेबलाइज करते हैं, यानी स्थिर करते हैं। मिट्टी का टेक्सचर, यानी उसका जो कणाकार है, स्ट्रक्चर, संरचना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो भी बढ़ाते हैं। और प्लांट की ग्रोथ पे और सॉइल इकोलॉजी पे इनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, फायदा ही फायदा होता है। ये इनके मेन बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट अपने बात करें बायो फर्टिलाइजर का। पहले एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जहां से कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे। बायो फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बायो फर्टिलाइजर। और नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले में ही सबसे पहले सिम्बायोटिक, जो सहजीवन करते हैं। बस आप देखते जाना गौर से, इनको आपको याद होता जाएगा। जो सिम्बायोटिक यानी सिम्बायोसिस करते हैं, सहजीवन करते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल राइजोबियम है। और आप अच्छी तरह जानते हैं ये लेग्यूम के साथ, मैंने यहां अकेला पल्सेज लिखा है। पल्सेज सारे लेग्यूम है, लेकिन सारे लेग्यूम पल्सेज नहीं होते। जैसे बरसीम रिज का लेग्यूम है लेकिन पल्सेज तो नहीं है, तो वहां
लिखा हुआ है वहां आप लेग्यूम मान के चलिए। नॉन पल्सेज लेग्यूम जो होते हैं, जो दाल नहीं है लेकिन लेग्यूम है, वो भी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिर्फ राजमा नहीं करता है। और ढेंचे के तो तने पे भी आपको राइजोबियम नोड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। जो जमीन से बाहर नोड्यूल्स होते हैं उनको एजोराइजोबियम स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजोराइजोबियम। यानी ढेंचे में एजोराइजोबियम स्पीसीज भी देखने को मिलती है। याद रखिएगा, ढेंचे के तने पर भी राइजोबियम नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एजोराइजोबियम स्पीसीज के राइजोबियम देखने को मिलते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल सहजीवन का फ्रेंकिया। फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम के साथ नाइट्रोजन सिम्बायोसिस करता है। जो फ्रेंकिया है वो नॉन लेग्यूम के साथ, यानी जो दलहन लेग्यूम नहीं है उनके साथ सहजीवन करते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और फ्रेंकिया मेनली जो केजुरिना प्लांट होता है उसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चलिए नेक्स्ट है एनाबेना नॉनस्टॉक। ये एजोला के साथ सहजीवन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये 3 सहजीवी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटिक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यानी वैकल्पिक सहजीवन करने वाले नाइट्रोजन जीवाणु। मौका मिलेगा तो सहजीवन करेगा, मौका नहीं मिलेगा तो मुक्त भी रह लेगा, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों ही अवस्थाओं में करेगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल है एजिसोपायरिलम। ये जनरली मतलब नॉन लेग्यूम के साथ ही सहजीवन करेगा जब मौका मिलेगा। जैसे चावल है, राइस है, शुगर केन गन्ना है, मिलेट है, वीट है, यानी वीट बोले तो गेहूं है, सोरगम है, ज्वार, यानी इनके साथ ये सहजीवन मौका मिलने पे करता है। नहीं मौका मिला तो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, मुक्त रूप से रहेगा मिट्टी में, फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एजेक्टोबैक्टर। इसकी कई स्पीसीज जैसे क्रोकम है और वेनेफेंडी है। उसके अलावा बिजरंकिया भी मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। केला बेसिला है, ये भी मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, लेकिन इनको एरोबिक कंडीशन चाहिए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, बाकी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करने वाले हैं। एक है कोलेस्ट्रेडियम। कौन सा है? कोलेस्ट्रेडियम। ये देखिए दिख रहा होगा, नीचे नीचे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रेडियम। ये एनारोबिक कंडीशन में यानी अनॉक्सीकृत अवस्था में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कौन सी अवस्था में? अनॉक्सीकृत अवस्था में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा जीवाणु है जो अनऑक्सीकृत अवस्था में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? वो कौन सा है? कोलेस्ट्रेडियम। वैसे मुक्त जीवी है। कैसा है? मुक्त जीवी, यानी सहजीवन वगैरह कुछ नहीं करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, और भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर है जो दूसरे न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हमने पीछे कहा था फास्फोरस की सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी में जहां देते हो वहां फिक्स हो जाता है, मूवमेंट नहीं करता इधर उधर। मिट्टी में जहां देते हो वहां फिक्स हो जाता है, इधर उधर कुछ मूवमेंट नहीं करता है। फिक्स हो जाएगा, इधर उधर मूवमेंट नहीं करने वाला है ना। तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कैसे न कैसे करके सोल्यूबल अवस्था में लाओ ताकि वो पानी में घुल जाए, और पानी में घुल जाए तो पौधे उसको ग्रहण कर ले। फास्फोरस पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, जहां वहां फिक्स हो जाता है। पानी में घुलता तो फिर थोड़ी फिक्स होता, फिर तो मोबाइल होता। पानी में घुलता नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है, इस वजह से पौधे उसको ले नहीं पाते। फास्फोरस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फिक्सिंग उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी वो जहां है वहीं स्थिर हो जाता है, नॉन सोल्यूबल होता है। तो इसको अवेलेबल करवाने के लिए भी हम कुछ ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, यानी जो फास्फोरस को घोल दे पानी में घुल गया उसके बाद पौधे अपने आप ले लेंगे, फिर जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया, जिनको हम बोलते हैं फास्फोरस सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया, पीएसबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको? पीएसबी, फास्फोरस सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल याद रखने, एक तो बेसिलस है और दूसरा आपका सूडोमोनास है। बेसिलस में मैग्नेरियम है, और उसके अलावा सुबिटिली है, और उसके अलावा सर्कुलेनस है। ये इसकी कुछ जातियां हैं, बट आप बेसिलस याद रख लो, इतना ही काफी है। और उसके अलावा सूडोमोनास की स्ट्रिटाटा जो है वो स्पीसीज है, ये क्या करती है? फास्फोरस को पानी में घोल देती है, जिससे पौधे आसानी से इसको ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी समस्या के। अब है फास्फोरस सोल्युबलाइजर फंजाई, यानी कवक, फास्फोरस घोलने वाले
फंगस जिनको हम पीएसएफ बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। एस्परजिलस में एस्परजिलस अवामरी है ना। तो ये फास्फोरस को घोलने वाले कुछ कवक है, ये पानी में घोल देंगे और फास्फोरस पौधों को इजिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। अब ये तो सोल्यूबल थे और मोबिलाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है? मोबिलाइजिंग में डिफरेंस ये होता है, मिट्टी में फास्फोरस पड़ा था और उसको लाके जड़ में छोड़ दे, रूट में छोड़ दे, वो मोबिलाइजिंग है। ये सिर्फ पानी में घोलते हैं, उसके बाद पौधा अपने आप। ये क्या करते हैं, फास्फोरस को उठा के जड़ के अंदर डाल देते हैं, उनको फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये कौन कौन से है? देखो, वेसिकुलर, अर्बेसिकुलर माइकोराइजा, जिसको आप वाम बोलते हैं। ये जो वाम होता है ये हायर प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म है ना, जिनको आवर्त बीजी बोलते हैं। चाहे लेग्यूम है चाहे नॉन लेग्यूम है, उनके साथ सहजीवन करता है और उनके साथ सहजीवन करते हुए ये क्या करता है, बाहर से फास्फोरस उठाकर इसके अंदर डाल देता है, रूट के अंदर। तो ये एक सहजीवी माइकोराइजा है, सभी पौधों के साथ सहजीवन कर लेता है, चाहे लेग्यूम है चाहे नॉन लेग्यूम है। ठीक है, इसकी कई जातियां हैं, जैसे ग्लोमस है और गिस्पोरा है और एक्यूलोस्पोरा है और स्कूटेलोस्पोरा है और स्केलेरोसिस्ट है। ये कुछ इसकी एसिकुलर, एर्बोसिकुलर माइकोराइजा की जातियां हैं जो फास्फोरस को गतिशील कर देता है, यानी मिट्टी से उठाता है और सीधा जड़ क्षेत्र में छोड़ देता है, मिट्टी से उठाता है और जड़ में डाल देता है। ये वाम बहुत फेमस है, एक सिम्बायोटिक करने वाला फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर है। उसके अलावा एक्टोमाइकोराइजा है। एक्टोमाइकोराइजा जो जड़ के बाहर रहते हैं, जैसे लकेरिया है और पिसोलिटस है, बोलेटस है और एमिनाटा है। उसके अलावा इरोकोइड माइकोराइजा भी है और उसके अलावा ऑर्किड माइकोराइजा भी है, जो फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाते हैं, यानी फास्फोरस को मोबिलाइज फॉर्म में छोड़ते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। आप जानते हो जिंक भी अगतिशील है, इमोबाइल है, पानी में नहीं घुलता है। सिलिका भी बहुत कम सोल्यूबल है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको भी पानी में बहुत बढ़िया तरीके से घोल देते हैं। जैसे मैं बात करूं बेसिलस, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जो पादप वर्धी नियंत्रक होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे सूडोमोनास है। सूडोमोनास जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इनकी उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उनको भी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इनको भी हम बायो फर्टिलाइजर में रख लेते हैं। ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब हम वन बाय वन बात करें, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक रहता है डिटेल में बात की हुई। देखिए, राइजोबियम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रति हेक्टेयर लगभग 30 से 100 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इतनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से उत्पादन में जो बढ़ोतरी होती है वो 10 से 30% हो जाती है, यानी जो यील्ड है वो 10 to 30% है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो लेग्यूम की नोड्यूल्स होते हैं वो देख रहे होंगे, उनके अंदर देखने को मिलते हैं, गुलाबी रंग की होती है। गुलाबी रंग लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, समतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में बदलकर पौधों को दे देते हैं। राइजोबियम जो शब्द है वो सबसे पहले फ्रैंक ने 1889 में दिया था। राइजोबियम शब्द फ्रैंक ने 1889 के अंदर दिया था। उसके बाद हम बात करें, देखो ये जो राइजोबियम है इसकी बहुत सारी स्पीसीज रहती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सी जो जेनेरा है, कौन सी स्पीसीज है, उसके अंदर राइजोबियम की कौन सी, यानी प्लांट के अंदर डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ ही क्या है, इसकी जो स्पीसीज है उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर हमने कहा था फ्री लिविंग है। एजेक्टोबैक्टर है वो कैसा है, फ्री लिविंग है। एजेक्टोबैक्टर की बात करें तो सबसे पहले 10 से 15% है वो जो यील्ड है उसको इंक्रीज कर देता है, उपज है उसको कितना बढ़ा देता है, 10 से 15% है वो बढ़ा देता है। वहीं पे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर कर देता है, 20 से 40 किलो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है।
पर हेक्टर कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है? 20 से 40 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग है, मैंने बताया था ना पीछे आपको, मुक्त जीवी है, फ्री लिविंग है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से क्रॉप्स के लिए सबसे फायदेमंद होता है पहले ये, फिर और भी मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूं। राइस, व्हीट, मिलेट, अदर सीरियल्स, यानी मोस्ट ऑफ सीरियल्स है उनके अंदर, उसके अलावा कॉटन, कपास में, वेजिटेबल के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी एजेक्टोबैक्टर होता है। सब्जियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेक्टोबैक्टर है, और इस बात को याद रख लेना, किसी न किसी एग्जाम में ये मिलेगा। सब्जियों के लिए नाइट्रोजन के लिए बायो फर्टिलाइजर बेस्ट कौन सा होता है? एजेक्टोबैक्टर। सनफ्लावर, सूरजमुखी है, मस्टर्ड, सरसों है। और फ्लावर्स के लिए ये भी याद रखना है, वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए सबसे बढ़िया बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? एजेक्टोबैक्टर है। अब इसके और भी फैक्ट की बात करें तो देखो, ये फ्री लिविंग टाइप का एक बैक्टीरिया है जो ज्यादातर आपको एल्केलाइन और न्यूट्रल सॉइल में, यानी जो क्षारीय मृदाएं हैं और जो उदासीन मृदाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। एसिडिक कंडीशन के अंदर इसकी एक्टिविटी यानी अम्लीय स्थिति में इसकी जो गतिविधि है वो क्या है? जनरली कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, next up, apart from its ability to fix atmospheric nitrogen in soil, it can also synthesize growth promoting substance such as oxygen and gibberellins। ये उसके अलावा ऑक्सीजन और जिब्रेलिन की अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है। ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन की जो अवेलेबिलिटी है उसको क्या करता है? मतलब बढ़ाता है। और उसके अलावा कभी कभी ये कुछ विटामिन के निर्माण का भी काम करता है, यानी बहुत ही बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्री लिविंग के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एजिसोपाइरिलम। पीछे हमने कहा था ये ऑब्लिगेटिव स्वभाव का है, मौका मिलेगा तो सिम्बायोसिस कर लेगा, सहजीवन कर लेगा, मौका नहीं मिलेगा तो खुला ही रह लेगा, मुक्त अवस्था में फ्री लिविंग टाइप का है ना। ये बोलता है मुझे कोई ज्यादा विशेष जरूरत पड़ती नहीं है आप लोगों की, है ना। तो देखो अगर हम बात करें तो ये सिम्बायोसिस भी करेगा तो किसके साथ करेगा? राइस के साथ, मिलेट के साथ, मेज यानी मक्का के साथ, व्हीट यानी गेहूं के साथ, फोडर क्रॉप चारे वाली फसलों के लिए सबसे बेहतरीन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एजिसोपाइरिलम है। कौन सा है? एजिसोपाइरिलम। अच्छे से ध्यान रखना है। शुगर केन के साथ भी कर लेता है। इल्ड है वो 15 से 30% बढ़ा देता है। कितनी बढ़ा देता है? 15 से 30% बढ़ा देता है। और प्रति हेक्टर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये कितना कर देता है? 20 से 40 किलो कर देता है। कितना कर देगा? 20 से 40 किलो कर देगा। सीरियल क्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया है, फोडर क्रॉप के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके अलावा सिम्बायोसिस भी कर लेता है और फ्री लिविंग भी रह लेता है। 20 से देखो 20 से 40 किलो जो नाइट्रोजन है वो जनरली क्या है? फिक्स करता है ये पर हेक्टेयर की। ठीक है, और अगर ये सिम्बायोसिस करेगा तो नॉन लेग्यूम के साथ करेगा। हिंदी में आपको पता ही है, नॉन लेग्यूम आप बोल ही देंगे। ठीक है, तो ये बेहतरीन है। इल्ड मैंने बता ही दिया 15 से 30% है वो, ये इल्ड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है, यानी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज जो है उसकी रेसिस्टेंट को भी बढ़ाने का काम करता है। ये भी एक बढ़िया बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्बेशन को भी इंक्रीज कर देता है, यानी पोषक तत्व है उनके अवशोषण को भी बढ़ाने का काम करता है। ये एक फायदा ये भी करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने चले ब्लू ग्रीन एल्गी। आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले तो ये किस में अप्लाई होते हैं? राइस के अंदर अप्लाई होते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर हेक्टर कितना देना चाहिए हमें बायो फर्टिलाइजर के रूप में, तो हम बोल देंगे कि 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। वहीं पर हम बात करें इसके देने से इल्ड कितनी बढ़ जाती है? 6 से 35% तक इल्ड है वो बढ़ जाती है। 6 to 35% तक इल्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। और लगभग 25 से 30 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रति हेक्टेयर करता है। कितनी करता है? 25 से 30 किलो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ये प्रति हेक्टेयर करता है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के मतलब
ऑक्सिन और जिब्रेलिन के अवशोषण को बढ़ा देता है, पौधों के लिए ऑक्सिन और जिब्रेलिन प्रोवाइड करवाने का भी काम करता है, इसका एक ये भी फायदा है। उसके अलावा जो न्यूट्रेंट है यानी पोषक तत्व है उनके अवशोषण को भी बढ़ाता है, न्यूट्रेंट एब्जॉर्बेशन है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को आप अच्छी तरह जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरली आप देखेंगे कि इसकी जो जनरली इंडिया के अंदर जेनेरा है वो कौन सा है, एनाबेना और नॉन स्टॉक जो है वो जेनेरा ज्यादा देखने को मिलता है। फ्लड कंडीशन के अंदर यानी जल भराव वाली स्थिति के लिए स्टेबल है, इसीलिए हम इसको कहां पर देते हैं, राइस के फील्ड में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें एजोला। एजोला भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, आजकल एजोला प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है और पशुओं को फोडर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। यह लगभग 40 से 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करता है। कितना करता है, 40 to 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और काफी इसका मास होता है। फिर हम इसको ग्रीन मैन्योर के रूप में भी, हरी खाद के रूप में भी काम में लेते हैं, तब ये अलग से अपने को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने वाला है, ठीक है। ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिल जाता है, बहुत सारे पॉन्ड में, डीचेज के अंदर, राइस फील्ड के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत सारी कंट्री के अंदर एज ए बायो फर्टिलाइजर है वो काम में लिया जाता है। और इसके अलावा ये क्या है, जो एजोला है वो बहुत सारे जो बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पीछे हमने बात की थी, एक तो कौन सा है, नॉन स्टॉक है, और उसके अलावा अभी अभी अपने डिस्कस ही किया था, आपको याद होगा कि जैसे एनाबेना और नॉन स्टॉक है, इनके साथ एजोला है वो सिम्बायोसिस करता है और वैसे भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। जब ये उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो एनाबेना एजोला बोल दिया जाता है या नॉन स्टॉक एजोला बोल दिया जाता है, या तो एनाबेना एजोला या नॉन स्टॉक एजोला बोल दिया जाता है। ये नाइट्रोजन तो जनरली देखो प्रोवाइड करवाता ही करवाता है, उसके साथ साथ ये पोटास, फास्फोरस, जिंक, आयरन जैसे पोषक तत्व भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाता है। ये बहुत ही बढ़िया एक बायो फर्टिलाइजर है। कौन से फील्ड के लिए, पेडी फील्ड के लिए एक बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर होता है। चलिए आगे अपने बात करते हैं, जो राइजोबियम था उसकी कौन कौन सी स्पीसीज, कौन कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है और लगभग कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कर देती है। कौन कौन सी राइजोबियम की स्पीसीज है, वो कौन कौन से प्लांट ग्रुप में देखने को मिलती है और लगभग कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अपने बात करेंगे, लगभग में अबाउट में बात करेंगे, किलो पर हेक्टेयर के अंदर बात करने वाले हैं। तो ढंग से यहां पे थोड़ा सा आप देखिएगा, अच्छा टॉपिक है ये, और जो मैंने करवा दिया उम्मीद है उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पी ग्रुप यानी मटर समूह। पहले तो बात करते हैं मटर समूह में, पहले पौधों को कौन कौन से को रखते हैं अपने, पी को तो रखेंगे, उसके अलावा लेंटिल मसूर को रखेंगे, वच को रखेंगे, लेथेरस यानी मिट्टी मटर को भी रखेंगे। इन सभी पौधों को अब यहां राइजोबियम जाति के आधार पर बात करेंगे कि इनको मटर समूह में रखा जाता है। तो इनके अंदर क्या है, इनकी जड़ों में जो राइजोबियम की जाति देखने को मिलेगी वो राइजोबियम लेग्यूमिनेसियरम देखने को मिलेगी। राइजोबियम लेग्यूमिनेसियरम, इसका मतलब जब आप पी ग्रुप के प्लांट लगाते हो तब उसके सीड को, लेग्यूम के सीड को आप ट्रीट करते हैं राइजोबियम कल्चर से। तो कौन सी स्पीसीज के आप कल्चर से करोगे, राइजोबियम लेग्यूमिनेसियरम के कल्चर से करोगे, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और ये जो स्पीसीज है ये लगभग 62 से 132 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर कर देती है। 62 से 132 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन लगभग पर हेक्टेयर कर देती है। दूसरा ग्रुप है सोयाबीन ग्रुप यानी सोयाबीन समूह है। पहले देख लेते हैं इसमें पौधे कौन कौन से आते हैं। सोयाबीन आता है, राइस यानी धान आता है, ग्राउंडनट मूंगफली आती है, लिनसीड अलसी आता है, मूंग आता है, ये सब सोयाबीन ग्रुप में आता है। और इनकी जड़ों में जो राइजोबियम की जाति रहती है वो राइजोबियम जैपोनिकम रहती है। कौन सी रहती है, राइजोबियम जैपोनिकम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें लुपिनी ग्रुप की। लुपिनी ग्रुप है, उसमें पहले देखें पौधे कौन से आते हैं, लुपिनी आते हैं और ओरेंथोफस आते हैं। वैसे अपने इंडिया में इतना कमर्शियल लेवल नहीं है इसका। इसमें रहने वाली जाति कौन सी है, राइजोबियम लुपिनी ओरेंथोफस है। राइजोबियम लुपिनी ओरेंथोफस है। ये लगभग प्रति हेक्टर 70 से 90 किलो तक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। वहीं पे राइजोबियम जैपोनिकम है वो 57 से 105 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करती है।
कितना 57 से 105 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो पर हेक्टेयर करती है। नेक्स्ट हम बात करें अल्फा अल्फा ग्रुप की, यानी अल्फा अल्फा समूह की बात करें तो अल्फा अल्फा ग्रुप यानी रिज्का समूह है। तो इसमें जो जाति पाई जाती है वो राइजोबियम मिलिलोटाई है। कौन सी? राइजोबियम मिलिलोटाई। अल्फा अल्फा ग्रुप या रिज्का जो समूह है उसमें प्लांट कौन से आते हैं? स्वीट क्लोवर आता है जिसको आप मेलिलोटस बोलते हैं, रिज्का यानी जिसको अल्फा अल्फा आप बोल देते हैं, और उसके अलावा फेनोग्रीक यानी मेथी आता है। और ये राइजोबियम मिलिलोटाई लगभग 100 से 150 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करता है। 100 से 150 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यहां से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? तो राइजोबियम मिलिलोटाई है। कौन सी? राइजोबियम मिलिलोटाई। अब बात आ जाए कि कौन सी लेग्यूम क्रॉप है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो वो रिज्का करता है, अल्फा अल्फा करता है। विशेष रूप से ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन अल्फा अल्फा रिज्का करता है। और राइजोबियम की कौन सी जाति करती है? तो आप बताएंगे राइजोबियम मिलिलोटाई करती है। कौन करती है? राइजोबियम मिलिलोटाई करती है। नेक्स्ट है बीन सब ग्रुप यानी सेम समूह है। सेम समूह में राइजोबियम फेसोली जाति का राइजोबियम रहता है, और इसमें जितनी भी बीन्स है वो आती है, और राइजोबियम फेसोली लगभग 80 से 110 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो पर हेक्टेयर करता है। नेक्स्ट अपने बात करें अगली जो जाति है वो वो है क्लोवर ग्रुप। कौन सी है? क्लोवर ग्रुप। क्लोवर ग्रुप बोले तो बरसीम। इसमें जो राइजोबियम जाति रहती है वो राइजोबियम ट्राइफोलाई रहती है, और इसमें बरसीम ही आता है, और ये लगभग नाइट्रोजन फिक्सेशन 130 किलो पर हेक्टेयर तक कर देती है। कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है? लगभग 130 किलो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है। ठीक है, अब हम बात करें क्रॉप्स की कि कौन सी क्रॉप कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो कौन सी क्रॉप कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? तो मैं बात करूं जैसे अल्फा अल्फा यानी रिज्का 194 किलो पर हेक्टेयर तक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, बहुत है। उसके बाद लेडिनो क्लोवर जो है वो 179 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करता है। स्वीट क्लोवर है वो 119 किलो पर हेक्टेयर करता है। रेड क्लोवर है वो 114 यानी क्लोवर अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। व्हाइट क्लोवर है वो 103 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। काउपी जो है वो 90 किलो यानी चंवला। वत्स है वो 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पी मटर है वो 72 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करता है। सोयाबीन है वो 58 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पीनट यानी जो मूंगफली है वो 42 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करता है। और बीन सेम की बात करें तो लगभग ये 40 किलो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर करते हैं। ये भी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट अपने बात करें अब जो बायो फर्टिलाइजर है उनसे जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करोगे, कौन सा पार्ट ट्रीट करोगे, यानी राइजोबियम कल्चर से किन किन चीजों को आप उपचारित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बीजीए की। किसकी बात करें हम? बीजीए की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की। तो लगभग 1 एकड़ में 4 किलो देते हैं, और हेक्टर के अंदर बात करें तो 10 किलो देते हैं। एकड़ में 4 किलो देते हैं, और पर हेक्टेयर की बात करें तो 10 किलो देते हैं। 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यानी जब आप धान की पौध को आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके 7 दिन बाद आप इसका एप्लीकेशन सीधा डायरेक्ट खेत में कर देते हैं। वहीं पे एजोला की बात करें तो ये ग्रीन मैन्योर की तरह भी काम करेगा, इसलिए हम 4 टन प्रति एकड़ दे देते हैं, या फिर 10 टन पर हेक्टर दे देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 टन पर हेक्टर दे देते हैं। अगर हम क्या है 2 फसलें एक साथ लेते हैं तब अपने क्या करेंगे, लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ देंगे। ये भी ट्रांसप्लांटिंग के 7 दिन बाद देते हैं। 7 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अब इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम। जो राइजोबियम है इसका ट्रीटमेंट सभी लेग्यूम में किया जाता है। बीज भी उपचारित करेंगे, और सॉइल है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाजार में जो पैकेट आते हैं वो 200 ग्राम के आते हैं। इसके जो बाजार में पैकेट आते हैं वो कितने ग्राम के आते हैं? 200 ग्राम के आते हैं।
अगर आप सॉइल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं यानी मृदा का उपचार कर रहे हैं तो आपको 1 हेक्टर के लिए 10 जो पाकिट है वो यूज करने पड़ेंगे। 10 पाकिट का मतलब है 2 किलो, यानी 1 हेक्टर के लिए आप सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मृदा उपचार कर रहे हैं, तो आपको कितना राइजोबियम कल्चर चाहिए? 2 किलो। 1 हेक्टर जो है, 1 हेक्टर जो आपका एरिया है, अगर आप उसमें राइजोबियम का ट्रीटमेंट देते हैं, राइजोबियम कल्चर का ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको कितना राइजोबियम कल्चर लेना पड़ेगा? सॉइल ट्रीटमेंट के दौरान 2 किलो या फिर 10 पैकेट आपको लेने पड़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगला जो मैं आपके लिए दे रहा हूं कि 200 ग्राम का जो एक पैकेट है उससे हम कितने किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं? 200 ग्राम का जो पैकेट है उससे हम कितने किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं? कंवर संग्राम क्या पूछ रहे हैं? सर वेरियस टाइप के बायो फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा करेगा? राइजोबियम मिलिलोटाई हम बात कर ही रहे थे, राइजोबियम मिलिलोटाई करता है भाई, बिल्कुल ठीक है। 200 ग्राम का जो राइजोबियम का पैकेट है उससे आप 10 किलो बीजों को उपचारित कर सकते हैं। 100 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए आपको कितना राइजोबियम कल्चर चाहिए? 100 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए आपको कितना राइजोबियम कल्चर चाहिए? 2 किलो राइजोबियम कल्चर। कितना चाहिए? 2 किलो। 100 किलो बीज उपचारित करने के लिए 2 किलो राइजोबियम कल्चर, या फिर 1 हेक्टर का सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 2 किलो राइजोबियम कल्चर की जरूरत होती है। जो एक पैकेट होता है उससे हम 200 ग्राम का जो एक पैकेट होता है उससे हम 10 किलो बीजों को उपचारित कर सकते हैं। कितने किलो बीजों को उपचारित कर सकते हैं? 10 किलो बीजों को उपचारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजेक्टोबैक्टर और एजिसोपाइरिलम जो है ये नॉन लेग्यूम के अंदर दिए जाते हैं, इनसे हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा सीड मटेरियल जो होता है यानी प्लांटिंग मटेरियल, बीज को छोड़ के कोई वेजिटेटिव पार्ट जैसे पोटैटो में लगाते हैं, आलू में, शुगर केन यानी गन्ना में लगाते हैं, स्वीट पोटैटो यानी जो शकरकंद है उसमें, तो उनके जो कंद वगैरह है उनको भी अपने उपचारित कर सकते हैं। सीडलिंग रूट डिपिंग यानी जो पौध होती है उसकी जड़ों को भी अपने इसके घोल से उपचारित कर सकते हैं। सब्जियों की, फूलों की पौध जब हम नर्सरी से खेत में लेके जाते हैं, सब्जियों की और जो फूलों की पौध है, सीडलिंग है, उसको हम नर्सरी से खेत में ले जाते हैं, उस समय उसकी रूट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं जिससे अच्छा आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और सीधा सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी एजेक्टोबैक्टर और एजिसोपाइरिल में हर प्रकार का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, प्लांटिंग मटेरियल भी कर सकते हैं, जो सीडलिंग की रूट है यानी पौध की जो जड़ें हैं उसको भी उपचारित कर सकते हैं, और सॉइल के अंदर भी आप इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें पीएसएम, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर माइकोराइजा, इससे भी सेम आप चारों ही तरीके के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्लांटिंग मटेरियल ट्रीट कर सकते हैं, जो सीडलिंग रूट है उसको ट्रीट कर सकते हैं, और सॉइल एप्लीकेशन है वो भी आप दे सकते हैं, मिट्टी में भी सीधा इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाम, वेसिकुलर एर्बेसिकुलर माइकोराइजा, है ना, सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। एक तो नर्सरी की जो सीड बेड होती है उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है, उसके अलावा इसका जो उपयोग है जो वेजिटेबल सीडलिंग होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना बायो फर्टिलाइजर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम यहां पे और भी कुछ छोटे मोटे जो डिस्कस है वो करेंगे।